ओके, तो मैंने ये आपको सिर्फ एक डाटा दे दिए कि यू हैव टू टॉक टू मी। मैंने एक जस्ट एक क्रिएट करने के लिए कि एक मिडल एज मैन है और थोड़ा सा आपको वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ लग रहा है। ठीक है, अब ये लॉन्ग केस के रेफरेंस से आप हिस्ट्री लेनी शुरू करें मेरे से। अच्छा, इसमें ना एक चीज का ध्यान रखें कि ये जब आप टाइम शुरू करेंगे ना, 7 मिनट से हम शुरू कर रहे हैं। तो 7 मिनट, आपके पास तकरीबन 15 मिनट होंगे हिस्ट्री के, मैक्सिमम 15 मिनट्स। ठीक है जी। जी। सर मैं जो हिस्ट्री है वो पूरी मतलब जो प्रॉपर जिस तरह है उसी तरह लूँ ना, आप मतलब मेरे कि। से मैं पेशेंट हूँ ना आपका। मैं आई एम नॉट, मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियो खुल जाए, लेकिन वीडियो नहीं खुली। लेकिन मैं आपका पेशेंट हूँ। मिडल हम्म, एज विद अ लिटिल बिट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सही हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। जिशान है। जी। मेरा ताल्लुक जो है बेहोशी के शोबे के साथ है। मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में से कुछ सवालात पूछूंगा और आपका मुआयना करूंगा, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं ठीक है शुरू जी। करूँ। ठीक है जी। तालिक जी, मुझे आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जी जीशान जावेद है। जिशान साहब, मुझे आपकी उम्र कितनी है? मेरी जी 50 साल उम्र है। और आप काम क्या करते हैं? मैं जी ऑफिस में काम करता हूँ, कंप्यूटर पे। सही हो गया। और आप मुझे बताएंगे कि आपको अपना वजन या हाइट मालूम है? नहीं जी, ये तो मुझे नहीं मालूम। सही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस कंप्लेन के साथ आपको अस्पताल आना पड़ा? मेरा जी असल में एक तो सांस मेरा खराब हो रहा था, और दूसरे मेरा जो है ना वो मेरे रंग में पिलाहट हो रही थी, और मेरे पेट फूलना शुरू हो गया था। सही है। और ये मसला आप मुझे बता सकते हैं कब से आपको शुरू हुआ मैं तो जी ठीक था, बस तकरीबन महीने से मुझे ये तकलीफ हो रही है। है? आपने मुझे बताया कि आपको सांस की लेने में तकलीफ हो रही थी, आपका पेट थोड़ा सूज गया था, और तीसरा आपने मुझे क्या बताया था, आपको क्या हुआ था, घबराहट हो रही थी? पीला पीला चेहरा पीला हो रहा था, पेट मेरा फूल रहा था, और सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। सांस लेने में दुश्वारी हुई थी। मुझे बताएंगे कि इस महीने से पहले आपको, जो आपने बताया महीने से आपको पहले, इससे पहले आपको सांस में मसला या इस तरह का कोई मसला तो नहीं था? नहीं जी। और ये आपके जो है आपका जो सांस का मसला, और ये जो है ये एकदम से शुरू हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा है? पता नहीं जी, मैं नहीं महसूस कर रहा था, लेकिन बस एक महीने से मुझे ज्यादा महसूस हो रहा एक महीने से ज्यादा आपको शुरू है। सही हो गया। इन कंप्लेन के अलावा आपको कोई और कंप्लेन तो नहीं थी? था। बस जी कभी कभी काले पखाने आते हैं, जी। दिल खराब हो रहा होता है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया क्या है, आपका ऑपरेशन किस चीज का है? नहीं जी, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। जिन्होंने। सही है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो आपका सांस का मसला था, ये इसके लिए आप ट्रीटमेंट क्या ले रहे थे? आपको किसी ने दवाई वगैरह कुछ इस तरह आपको दी थी, जो आपका सांस का जो मसला है आपका? नहीं जी, ऐसा गरीब बंदे जी कहाँ मौका मिलता है इलाज कराने का। अच्छा, आप कभी मतलब इस मसले से अस्पताल पे नहीं गए हैं आप? नहीं। सही है। और मुझे ये बताएं कि सांस के साथ आपको छाती में तकलीफ तो नहीं होती थी, दर्द तो नहीं होता था आपको? नहीं जी। और मुझे बताएंगे कि सांस में जो था ये आपको बैठे बैठे मसला होता था, या आप हल्का फुल्की कोई हरकत करते थे उसके साथ आपको ये मसला होता था? नहीं जी, आजकल तो मेरे बैठे बैठे सांस चढ़ रहा है। पहले जो है बैठे बैठे वो आपको। थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा ज्यादा चलने का काम नहीं है, मैं कंप्यूटर पे मैंने डाटा एंट्री करनी होती है। सही हो गया। और आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो आपको जो पीलापन का शिकायत है, ये भी आपको एक महीने से, और एक काला जो है ये भी आपको एक महीने से, ये मसला ये भी इसी के साथ ही शुरू हुआ था आपको ये जी मसला? जी। सही हो गया। आप मुझे बताएंगे कि आपने जिस्म में अपनी सूजन, पेट में कहीं सूजन या टांगों में अपनी सूजन तो महसूस नहीं की आपने? पेट में सूजन है जी। सही हो गया। और मुझे बताएंगे आपको जो है गुनूदगी या इस तरह की कोई शिकायत, या आपको जिस्म में कमजोरी इस तरह की कोई शिकायत वगैरह तो नहीं महसूस हुई? नहीं जी।
ये आपको। और मुझे बताएंगे कि रात को जब आप सोते हैं तो आपको नीचे सोते वक्त सांस तो आपका नहीं फूलता, आपको ऐसा तो नहीं होता कि रात को आपको उठना और आपका सांस फूलता और आपको उठ के बाहर उठ के हवा लेने के लिए आपको खिड़की के करीब नहीं। जाना पड़ता हो? नहीं जी, मुश्किल से आती है नींद, और लेकिन नींद आ जाती है। जब आ जाती है तो सो नींद जाता आ जाती? सही। आपको कभी खून की उल्टियां या खून की उल्टियां या छोटे बड़े पेशाब में कभी आपने खून का तो वो शिकायत है। वो नहीं कंप्लेन तो नहीं नहीं हुई? जी, अभी बस सिर्फ काले काले पखाने आए हैं, कोई एक पिछले एक महीने से 2-3 दफा। पिछले महीने से 2-3 दफा? वैसे सही मुझे हो गया। कब्ज रहती है। कब? सही है। तो शाह साहब, मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में चंद और सवालात करूंगा, थोड़ा और डिटेल से मैं करूंगा। मुझे बताएंगे कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल की कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं जी। नहीं। और मुझे बताएंगे कि आपको जो है सांस की कोई तकलीफ तो नहीं है, दमा की शिकायत, टीबी या इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है आपको? नहीं जी, ऐसा तो मसला नहीं है। बस तकरीबन 2 डिब्बी सिगरेट पीता हूँ डेली। दूरी। और ये कब से पी रहे हैं आप? पता नहीं जी, बचपन से, बहुत कम उम्र से। सही हो गया। मुझे बताएंगे कि आपको पहले कभी, मतलब एक तो आपने अभी बताया कि यरकान का, या आपको इससे पहले तो कभी कंप्लेन तो नहीं हुई आपको, हेपेटाइटिस या इस तरह की बीमारी तो आप पे नहीं गुजरी पहले आप? नहीं जी। और आपको गुर्दों की, जोड़ों की या इस तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं अच्छा, मुझे बताएंगे कि आप जो घर के जो है, आपके घर की अगर एक मंजिला सीढ़ियां जो है वो आप चढ़ लेते हैं आराम से, आपको इसमें दिक्कत पेश होती है? नहीं जी, मेरे घर तो एक ही मंजिल का है। तो मुझे बताएंगे कि आप अगर मस्जिद जाना हो या आपको इस तरह वॉक करनी हो, आपने अपनी रिसेंटली आपने ये नोट तो नहीं किया कि आपको सांस ज्यादा फूलता है हर घर के मामूल काम करने पे? नहीं जी, वो तो मैंने आपको बताया ना कि महीने पहले मैं ठीक था। बस एक महीने में ही ज्यादा हो गया, तो आजकल तो मैं कहीं बाहर जा भी नहीं पा रहा। सही हो गया। मुझे बताएंगे आपको खून की किसी किस्म की बीमारी तो नहीं है? नहीं जी, मुझे तो नहीं पता। सही हो गया। मुझे बताएंगे पहले आपका कभी ऑपरेशन हुआ नहीं। है? और पहले आपको कभी बेहोशी मिली हो किसी एमआरआई के लिए, किसी उसके लिए आपको कभी पहले भी किसी ये किस्म की बेहोशी MRI मिली क्या हो? होता है जी? MRI क्या होता है जी? कोई किसी आपको किसी टेस्ट के लिए, कोई आपका जो है किसी टेस्ट के नहीं लिए आपको बेहोश किया हो, नहीं, ऐसा मुझे कहीं हुआ? कभी बेहोश नहीं मिली जी। कभी बेहोश नहीं। मुझे बताएंगे कि आप कोई ऐसी गोलियां हैं जो आप मामूल पे रेगुलर खा रहे हो लंबे अरसे से? नहीं जी, कभी कोई दर्द वगैरह हो तो ये सफेद से रंग की वो पैरासीटामोल जो होती है वो खा लेते हैं बस। सही हो गया। और मुझे ये बताएंगे कि आपको किसी दवाई से एलर्जी तो कभी नहीं हुई कि आपको अस्पताल में एडमिट होना हो या जिस्म पे आपका निशान आ गए हो दवाई खाने से? नहीं जी। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि आपके खानदान में किसी को दिल की तकलीफ, शुगर, ब्लड प्रेशर इस तरह की कोई जो है, और के करीबी आपके खानदान में किसी को ऐसी पता बीमारी नहीं हो? जी, अब गांव में रहते थे तो कोई पता तो नहीं ना किस तरीके से हुआ है, मुझे नहीं पता। नहीं। और मुझे ये बताएंगे कि आपके जो दांत हैं, या आपके कोई ऐसा दांत तो नहीं जो भी हिलता है या अभी कमजोर है, या आपने कोई ऐसे लगाए हैं जो कि निकल जाते हो? ऐसे नहीं जी, दांतों की कोई इस तरह आपने कोई कंप्लेन? दांत जो है वो मेरे खराब थे, तो कई दफा मैंने जो है वो, ये जो बिल्कुल आम से होते हैं, जो सड़क पे बैठे होते हैं, उनसे 1-2 दफा मैंने दांत निकलवाया। सही हो गया। सर, अभी मैं इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन की तरफ सर जाना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपको, क्योंकि मैं आपको एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स में आपको खुद बता दूंगा। अभी आप इन्वेस्टिगेशन जो पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। हसाम, आप इन्वेस्टिगेशन, चले क्या सर क्या? हिस्ट्री में कुछ सवाल मैं ऐड सब हिस्ट्री में मैं कुछ सवाल ऐड कर लूं सर, अगर थोड़ा। जी जी, बिल्कुल आप कर लें, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री ठीक। बिल्कुल सही नहीं ली है। इनको मैंने खुद ही अ, 4-5 सवालों मैंने खुद ही बता दिए इनको। इन्होंने कोई हिस्ट्री के सही सवाल नहीं पूछे। जीशान साहब, काला या पीला यरकान का तो नहीं आपको बताया गया डॉक्टर्स की तरफ से कि आपको ये है?
नहीं जी, अभी तो टेस्ट ही करते जा रहे हैं, खून के टेस्ट ही करते जा रहे हैं, बार बार ठीक है, निकाले खून जा का रहे हैं। रिजल्ट आया किसी टेस्ट का, या आपको कैमरा डाल नहीं के जी, उन्होंने मुझे कोई मुआयना किया? नहीं, कैमरे डाल के मुआयने का कह रहे हैं, लेकिन अभी मुझे बताया कुछ नहीं है। अभी टेस्टों का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि आपको कभी गनूदगी की हालत में तो नहीं इस टाइम में अस्पताल दाखिल करना पड़ा? नहीं जी। ठीक है। ठीक है सर, इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं, या हिस्ट्री पे ही सर इन्वेस्टिगेशन, पहले क्रिटिक एक मिनट, कर इनको दें आप? इनको इन्वेस्टिगेशन, इनको पूछने क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए होंगी आपको? सर मैं सबसे पहले इसका ब्लड सीपी सर, जिसमें मैं एज भी देखना चाहूंगा सर पेशेंट का। ठीक है, एच बी इसकी 7 है। अ, दूसरा सर मैं इनका टीएलसी देखना चाहूंगा, एक्टिव इन्फेक्शन को रूल आउट करने के 15,000 है। लिए। और प्लेटलेट्स सर। प्लेटलेट नॉर्मल। तो नेक्स्ट मैं इनके एलएफटीज, एलएफटीज में मैं इनका एएसटी और बिलिरुबिन सर। एलएफटीज। AST और बिलिरुबिन। जी एस सर, एलएफटीज रिपोर्ट सर। AST इनका 20 है, और बिलिरुबिन इनका जो हाई रेंज में। अरे, और सर एएलपी। ALT भी नॉर्मल है। जी सर। दूसरा सर पीटी पीटीटी के। PT PTA PTT जो है वो इनका ये तकरीबन 1.7 है INR। और ये एल्ब्यूमिन लेवल 40, सर। एल्बुमिन लेवल जो है वो लो है। तो मुझे वैल्यूज याद नहीं है, लेस देन जो नॉर्मल है। ठीक है। जी सर। सर आरएफटीज, यूरिया क्रेड्स। यूरिया क्रेटिनिन ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स में सर पोटेशियम सोडियम। इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल है। दूसरा सर मैं इनकी ईसीजी। ECG में जो है ना, राइट एक्सिस डेविएशन है, और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। सर चेस्ट एक्सरे में टैकीकार्ड कोई findings? टैकीकार्डी है। चेस्ट एक्सरे, इनका जो कार्डिक शेडो है वो इनलार्ज है, और थोड़ी सी हेजी है, बाइलेटरल हेजीनेस है। सर इनका जो होगा मुझे सर इनका एको की रिपोर्ट मिल सकती है सर? एको नॉर्मल है। नॉर्मल। एग्जामिनेशन में इनका एसआईटीज है। ठीक है। जी सर। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इनसिग्निफिकेंट है। एसआईटीज है, और जो है ना वो इनकी जो लिवर का मार्जिन है वो लार्ज है, लिवर लार्ज है इसका। कोई सर टेलेंजिटेसिस और किसी किस्म के उस तरह के वो साइन तो नहीं है सर इनके नहीं। पोर्टल नहीं, हाइपरटेंशन के? एसआईटीज है। साइट। एग्जामिनेशन में सर पॉजिटिव पॉइंट इनका सिर्फ एसआईटीज है और माइल्ड लिवर इनलार्जमेंट है सर। हाँ जी। हाँ, और ये पॉजिटिव है। क्रेप्ट बाय वो जो हेजीनेस है ना, तो थोड़े से माइल्ड से क्रेप्ट आ रही हैं, और वीज आ रही है, जी सर। इस तरह की आवाज आ रही है। देखो, मैं आपको बताऊं, अब आप इसको अगर समराइज करें, आपने पता है, देखो मैं अब आपको, मुझे बताना जरूरी है। जेन में रखो बात, आप क्यों प्रॉब्लम में पड़ गए आपको पता है? आपको, आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को, आपने क्या, आपने कफ की हिस्ट्री पूछी, आपने फीवर पूछा, आपने स्पुटम पूछा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बता रहा है ना वो, आपने उस तरफ कहीं जी सर। लेके, और आप बहुत एक ही सवाल आपने कम से कम 5 5 6 6 दफा पूछा है। ठीक है। आपने इस हिस्ट्री में, अगर मिसाल के तौर पे हम इसको लेके जाएं कि इसको एंड स्टेज लिवर डिजीज हो गई है, ठीक है,
एंड स्टेज लिवर डिजीज हो गई है, क्या आपकी ने अभी इवन अगर इन्वेस्टिगेशंस में भी आपने कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन पूछी जिससे इसका सोर्स पता चले कि इसको हुआ किस तरह? आपने वायरल मार्कर्स बीसी मांगे? प्रोफाइल्स। आपने वायरल जी मार्कर को जरूरी तो नहीं है कि इसको पता हो, ठीक है? और बाय द वे ये पेशेंट एंडोस्कोपी के लिए बुक हुआ है, ठीक है? मेलिन इसकी, क्योंकि इसने सिर्फ मेलिना की हिस्ट्री दी है ना, इसको ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, ठीक जी है? सर। तो आपने सवाल ये पूछ लिया कि आपको किस है, उसने मैंने ही आपको खुद से ही हिंट दे दिया कि वो पाइप डाल के जब जब वो सामने किया है। तो देखो लॉन्ग केस के अंदर वहां पर एक जेन में रखो बात के, एक चीज है कि जो आपको जो वहां पर जो डाटा वो आपको मिल रहा है, ठीक है? यानी कि जो पेशेंट कंप्लेन दे रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के रेफरेंस से आपने स्मोकिंग के बारे में पूछा ही नहीं, ये तो मैंने जबरदस्ती खुद से ही बता दिया। पर्सनल हैबिट्स पूछनी चाहिए। मैंने आपको हिंट दिया कि दांत मैंने निकलवाए थे, आपने सवाल पूछे इस किस्म के कोई? जब आपको डाटा मिल गया है कि उसको साइटीज है, तो आपको पहले लिवर लिवर फेलियर की कॉजेज को आपने रूल आउट किया? क्या आपने अल्कोहलिज्म का पूछा? क्या आपने किसी और ड्रग एडिक्शन के बारे में पूछा? कुछ भी नहीं आपने पूछा, ठीक है ना? उसके बाद आपने, क्योंकि आपने हिस्ट्री के अंदर ही आपने एवेलुएट करके कोशिश करनी है ना कि आप पहुंच जाएं। आप फैमिली हिस्ट्री पूछ रहे थे लेकिन आपने पिन पॉइंट आपने नहीं पूछा, ठीक है? जो लिवर फेलियर की जो कॉजेज होती है ना, उनको आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आई एम नॉट श्योर कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नाम लिया था, आपने ऑपरेशन का पूछा था, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नाम नहीं लिया था, ठीक है? जी सर। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून तो नहीं लगा, ठीक है? उसके बाद आपने जो ये जो मोस्ट प्रोबेबली जो इसको एसाइटीज डेवलप हुई है, उसके अंदर मैंने आपको ये आपने देखा है, मैं आप और बहुत हैरान हो रहे थे कि एएलटी ईएसटी क्यों नॉर्मल है, क्योंकि एक्चुअली जो लिवर एंड स्टेज लिवर डिजीज होती है ना, उसमें एएलटी ईएसटी नॉर्मल हो जाता है। उसके अंदर सिर्फ एल्बुमिन और पीटीआईएनआर का चक्कर होता है, ठीक है? सर लेकिन इसमें एक कॉन्फ्लिक्टिंग था कि पेशेंट की हिस्ट्री तो 1 मंथ की थी सिर्फ। कोई बात नहीं, तो ये बिल्कुल। तो एक्यूट लिवर। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक एक महीने का उस वो पेशेंट तो मलंग आदमी है ना। सर पेशेंट जब एंड स्टेज लिवर डिजीज होता है तो इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं ना। जो जो फॉर एग्जांपल जी इसके अंदर मैं डाटा देता हूँ कि इसको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था, ठीक है? तो हेपेटाइटिस सी में जब तक लिवर फेलियर नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं होता, कोई सिम्टम्स होते हैं, ठीक हो गया सर। ठीक है? और अगर होंगे भी ना, तो आपने वहां पर पिकअप करना है, तो वहां पर आपने ये एंड स्टेज लिवर डिजीज बिकॉज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है? और इसके अंदर जो जो एको, मैंने एको नॉर्मल बताई है ना, एको नॉर्मल इन द सेंस के इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट फेलियर नहीं है, ठीक है? इसके अंदर माइल्ड क्या होती है, एको की क्या फाइंडिंग होती है लिवर डिजीज में? क्योंकि इसको और कोई कोमोर्बिडिटी थी ही नहीं, ये बिल्कुल ठीक था, ठीक है? तो इसको और स्मोकिंग से रिलेटेड थी, वही जो मैंने यहाँ पे आपको बोल दी है, राइट एक्सिस डेविएशन और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है? तो एको के अंदर कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई हाइपरटेंशन या इस्केमिक हार्ट डिजीज या डायबिटीज नहीं है, तो उसका हार्ट ठीक होगा, ठीक है? तो बेसिकली वहां पर बिल्कुल टिपिकल बुकिश पिक्चर नहीं आएगी, जरूरी नहीं है, ठीक है? तो इसके अंदर जो हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को पिक करना है ना, वो सिम्टोमेटोलॉजी को आपने आपको ये कयास करना चाहिए कि इसको हो क्या रहा है, उसके जरिए जो उससे रिलेटेड सवाल है वो आपने पूछने हैं, ठीक है जीशान? सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि अब ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स इसकी जो है ये आपने चार एक साथ बताई ना कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एब्डोमिनल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है बिकॉज उसकी ऑफ एसाइट, एसाइटिस, ठीक है? एसाइट। अब सर, अब उसने चार कंप्लेन तो एक साथ आ गई, अब हमने क्या चारों को अलग अलग वो करना है, एक साथ करना है? अब ये कंफ्यूजन थी सर इसमें मुझे, इसके अंदर तो कि देखो ना, मेरी मतलब कि बात सुनो। मेलिना है, तो मेलिना इस बात का सबूत है, आपने पूछे हैं सवाल ना कि आपको उल्टी तो नहीं आई खून की? इसको जरूरी नहीं जी है सर। कि जो जो जीआई ब्लीड हो वो अपर जीआई वॉमिटिंग ही हो, वो अगर वेरिसेस जो ब्लीड कर रहे हैं तो वो मेलिना के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं ना। जी सर। जी सर बिल्कुल। तो बेसिकली इसके अंदर ये था, इसके अंदर हो सकता था मतलब लाइक एक इसको हेमाटोमेसिस की भी हो सकती थी, ठीक है? लेकिन जो अगर आप आगे इसको मजीद करेंगे,
तो एंड स्टेज लिवर डिजीज के अंदर जो, जाहिर बात है ये थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल था एग्जामिनेशन के फाइंडिंग के रेफरेंस से, क्या क्या फाइंडिंग्स हो सकती है? इसमें सर, सर अगर हम जनरल स्टिग्माटा फिजिकल ऑफ क्रॉनिक लिवर एग्जामिन डिजीज। इसी को बता लेने दो हसाम। सर हाँ ठीक। बताओ। सर, अगर हम भाई आप अगर हम ये एक लिवर पेशेंट के हम अगर उसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जाएंगे तो येलोइश कलर आईज में आएंगे तो येलोइश कलरेशन ऑफ द स्किन हो सकती है, येलोइश कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा हो सकती है। उसके बाद अगर हम सर उसमें जाएंगे ये क्या कहते हैं सर इसका, उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जाएंगे तो एसआईटीज हो सकती है, तुम स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, हेपेटोमेगैली हो सकती है, शिफ्टिंग डलनेस हो सकती है सर पॉजिटिव फाइंडिंग्स में से। उसके अलावा आपकी वो टेलेंजियोटेजियाज होते हैं सर एब्डोमिनल, वो पैराम्बलाइकल जो है वो साइंस हो सकते हैं सर लिवर में। और उसके अलावा सर अगर आप प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है सर, अगर आप उसमें रेस्पिरेटरी में जाएं तो प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। और ये वाली सर पॉजिटिव फाइंडिंग्स इसके अंदर आ सकती हैं। अब देखो, अब आप प्लूरल इफ्यूजन बोल रहे हो, क्या प्लूरल इफ्यूजन एग्जामिनेशन पे पता चलता है? प्लूरिफ्यूजन मतलब सर डिक्रीज बैच साउंड्स इन द वो तो ये देखो, वहां पर बिल्कुल। अगर आपसे एग्जामिनेशन की फाइंडिंग पूछ रहे हैं तो वहां पर आप कोशिश करो कि एग्जामिनेशन, और आप डायरेक्ट जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन का नाम से आप डायरेक्ट एसआईटीज पे चले गए। देखो यूजुअली जो है वो हैंड्स में फाइंडिंग बता रहे होते हैं अक्सर ना, तो हैंड्स की फाइंडिंग क्या जी सर। होंगी? उसके बाद क्या इनमें इचिंग होती है? तो स्क्रैच मार्क वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। जी सर, एचिंग होती है। उसके बाद आप किसी एक तरतीब से बताओ ना, क्योंकि अगर आप तरतीब से बताओगे तो वहां पे आप भूलोगे नहीं। ठीक है। वो आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं, और वो पूछ सकते हैं कि ये फाइंडिंग क्यों हो रही है, ये फाइंडिंग क्यों हो रही है, ये चीज क्यों हो रही है। ठीक है। जैसे वो यहीं पर आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साइटिस क्यों डेवलप होती है। सही है सर। ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से सर, और एक वॉल्यूम कंस्ट्रिक्शन की वजह से और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से रास एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है रिटेंशन होती है। दूसरा जो है स्प्लैंकिक जो है उधर वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो वेसल्स से निकल के बाहर थर्ड स्पेस में जाता है और वहां पे एसाइटिस कराता है सर। ये दो मैकेनिज्म है। ठीक है। वो पता नहीं, अब मुझे सही तरह शायद मैं ना बोल पाऊँ। फॉरवर्ड थ्योरी होती है, एक बैक फॉरवर्ड प्रेशर थ्योरी होती है, एक इस तरीके से वॉल्यूम की डिप्लीशन होती है, उसकी वजह से रास एक्टिवेट होता है, इस तरीके से होता है ना वो। आप एग्जैक्टली आपको ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जी क्योंकि जो जो पहला पार्ट होगा ना, अब आपने इसको डिस्क्राइब करना है, तो अब आपने जो हिस्ट्री ली है इससे आप, आपका कोई नहीं बन पाएगा कि आप उसको समरी में आप क्या बोलेंगे। हसाम, चलो अब आप टेक ओवर करो। आप मुझे बताओ, इस पेशेंट को आप समराइज क्या बताओगे, जो ये फाइंडिंग्स हमारे पास हैं? सर मैं करता हूँ। सर my patient 50-year-old male presented with the complaints of shortness of breath, yellowish discoloration of skin, and abdominal distension for the past 1 month. He is currently planned for endoscopy under general or anesthesia. His functional status is Mets. His Mets are less than 4. He is a chronic smoker and is 80 pack years. हम्म, ठीक है, वेरी गुड। Uh, his uh, his past history is significant for dental extraction at uh, local dentist, and he has a significant history of melena. His important lab investigations include hemoglobin of 7, which shows anemia. His LFTs include a raised bilirubin. His coagulation is significantly decreased. His albumin is low, and his ECG shows right bundle branch block and right axis deviation. His echo is normal, and my मतलब plan in this patient would be I will place this patient as ASA3 case, and I will plan this case in deep sedation.
डीप सिडेशन। सर। अगर अब आप अपनी गर्दन को पकड़वाना चाहते हो तो आप डिसिडेशन बोलो, ठीक है। वरना सर। एग्जाम के अंदर आपको वो बात नहीं बोलनी चाहिए जो आपको लिए डिफेंड। अगर आप बोलोगे ना ये डीप सिडेशन में, वो आपको यूं गर्दन से सर। पकड़ लेगा। इस ठीक है पेशेंट में सर। एस्पिरेशन का रिस्क होगा। होगा सर। तो फिर आप डीप, आपको फायदा क्या है कहने का? मुझे पता है कि डीप सिडेशन में लोग करवाते हैं, ठीक है, सर। लेकिन एग्जाम में हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डन हो गया। आप उसमें उसमें कहें कि इस पेशेंट के अंदर जनरल बिकॉज एनेस्थीसिया विद आरएसआई सर। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन एंड दैट्स इट। आपको क्या जरूरत पड़ी अपने आप को मुसीबत में डालने की, ठीक है। अगर वो ठीक हो गया। एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई ये मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर में हो सकता है, तो आप कहें कि यस इफ द सर्जन इज कॉम्पिटेंट एंड लाइक यू आर जस्ट हैविंग रिस्क वर्सेस बेनिफिट, तो उस सूरत में आप डीप सेडेशन में करने का सोच सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज क्योंकि ये एक और इसके अंदर चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जहन में रखना चाहिए कि ये ड्यूरिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग एंडोस्कोपी भी ब्लीड कर सकता है ये। अगर कोई वेरिसेस हैं तो while doing the process suddenly patient can bleed, am I right? ठीक हो गया सर। वेरिसेस रप्चर हो सकता है ना इसमें। तो फिर आपको बिल्कुल सर। इट इज बेटर टू सिक्योर द एयरवे, ठीक है। ठीक हो गया तो सर। ये है। अब इसके अंदर आप साथ आप वो बहुत सारी तरफ जा सकते हैं। ये आउट ऑफ ओआर एनेस्थीसिया है, ठीक है। ये एंडोस्कोपी सूट के बारे में वो जा सकता है। देखो लॉन्ग याद रखें बात के वायवे में ना आपको ऐसे ही है जैसे रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर बहुत सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी जिंदगी में अवेक फाइबर ऑप्टिक नहीं की, लेकिन एग्जाम में अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं अवेक फाइबर ऑप्टिक ऐसे बोलूंगा कि जैसे वो चाय का कप है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आपको ये अब आपका ना आपको यूं ये अब आपने अपने ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका आंसर गलत है या आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उनको लूज बॉल दे रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वाइवे के अंदर लूज बॉल ना दे। आप ये जब आप देखें कि आपने शुरू कर दिया मामला, तब आप कह सकते हैं कि इन सर्टन सर्कमस्टांसेस इफ सर्जन और इज कॉम्पिटेंट देन सम पीपल डू इट इन डीप सिडेशन बट देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है। और ये क्या इमरजेंसी होगी सर्जरी? तो ये ए से 3E हो जाएगा फिर। सर ये तो इलेक्टिव एंडोस्कोपी है ना। ये इलेक्टिव अभी तो एंडोस्कोपी। ब्लीड नहीं किया हुआ सर। अभी ब्लीड नहीं किया, लेकिन आप ये कहेंगे कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दिस पेशेंट सडनली कैन ब्लीड इवन, ये फिर हो सकता है ये 3 भी ना रहे 4E हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी 7 हीमोग्लोबिन है। तो अगर वो सर। सडनली ब्लीड कर जाता है और सडनली उसका तो ये इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इमरजेंसी, ठीक है। तो बाकी आपको इटियोलॉजी ऑफ लिवर फेलियर, ठीक है। लिवर फेलियर के अंदर क्या क्या कॉजेज होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं बाय द वे कॉजेज क्रॉनिक लिवर डिजीज की? सर है पीसी है, ऑटो इम्यून है, अल्कोहलिज्म है, और कुछ हीमोक्रोमेटोसिस और इस तरह के विल्सन्स डिजीज, इस तरह की डिजीजेस हैं। बिल्कुल ठीक है। बस आप देखो वहां पर आपके पास इतनी डिटेल का टाइम ही नहीं होता। तो आपने एक पॉसिबल सर। आप जो हिस्ट्री ले रहे हैं, जब आपको पता लग गया है कि इसमें लिवर फेलियर हो रहा है ना, तो आप एक पॉसिबल उनको बता दें कि भाई ये कॉजेज इसकी हो सकती है, ठीक है ना। और सर ये जो तकरीबन ये ऑटो इम्यून हम कहते हैं कोई भी डिजीज के, इसकी ऑटो इम्यून कॉज भी हो सकती है, उसके लिए सर हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिससे हम उन्हें शो करें कि हम ऑटो इम्यून जेन में रख के ऑटो इम्यून की यार कॉज ऑटो रूल आउट करें। इम्यून ऑटो इम्यून देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर लग रही है ना तो उससे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की कोई खास नहीं है मेरा नहीं ख्याल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है ना। ये एक मिनट, इसका जो मेरे ख्याल पहला पार्ट है उसके अंदर इसकी etiology का है। हमारे पार्ट में लिवर अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, तो ट्यूबरकुलस के ट्रीटमेंट से लिवर फेलियर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर।
ठीक है। अच्छा ये देखो, यहाँ पर कॉमन कॉजेज में आपकी जो है ना, वायरल हेपेटाइटिस हो गया। उसके बाद अल्कोहल, अमेडोरोन, मेथोट्रेक्सेट, ऑटोइम्यून डिजीजेस सच एज हेपेटाइटिस, प्राइमरी बिलियरी स्क्लेरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, मेटाबॉलिक कॉजेज लाइक नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस, मेरे मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं आता, हीमाक्रोमेटोसिस और अल्फा 1 एंट्रीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, विल्सन डिजीज। ठीक है। तो ये अच्छा, अब आप जब जब आप बता रहे थे ना फाइंडिंग्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, देखो क्लबिंग आपने नहीं बोला, पामर एरिथीमा नहीं बोला। ठीक है। उसके बाद ये स्पाइडर नेवाई, स्क्रैच मार्क्स, गायनिकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी, कैपेट मेडुसी, इनकेफलोपैथी। ठीक है। जैसे बार बार आपने 2 दफा मुझसे सवाल पूछा है उसका, गनूदगी का, तो वो एनकेफलोपैथी है ना। ठीक है। उसके बाद आपकी इन्फेक्शन, जीआई ब्लीडिंग, सिडेटिव मेडिकेशन, यानी कि बेसिकली देखो, अगर अब आप इसको बैठ के सोचो तो आप बहुत चीज़ें इसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। और जेहन में रखो ये बात, ये कि जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं ना, तो आप जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसको तो आपने पकड़ के रखना ही रखना है। ठीक है। लेकिन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अलावा आपने क्या करना है कि आपने एक यहाँ पर ये मैंने शेयर किया था, आज भी मैंने भेजा है। एक मिनट, इसके अंदर ना मैंने एक छोटी सी एक फाइल बनाई है, वैसे ये कोई परफेक्ट नहीं है। यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे देखो, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पर्सनल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, एडिक्शन, अल्कोहलिज्म। अगर आपका कराची में वायवा है तो आप ये बीड़ी पान को बहुत ध्यान में रखें। आईवी ड्रग अब्यूजर। ठीक है। एनी इन्फेक्शंस डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, एड्स, मैरिटल स्टेटस, बर्थ हिस्ट्री आपने मेरे से उसकी पूछी थी, वजन और वो, तो इसी तरीके से ये मेन क्वेश्चन है जो आपने हर सूरत पूछने हैं। ठीक है। बर्थ हिस्ट्री, सी सेक्शन वर्सेस एसवीडी, जीए वर्सेस स्पाइनल वर्सेस एपिड्यूरल, अगर ये कोई फीमेल पेशेंट है तो उसके रेफरेंस है ये। लास्ट बॉर्न चाइल्ड, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, एनेस्थीसिया हिस्ट्री, डिफिकल्टीज, कॉम्प्लिकेशन, जीए वर्सेस स्पाइनल, सर्जिकल हिस्ट्री, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रग हिस्ट्री, हॉस्पिटल एडमिशन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, स्लीप पैटर्न। अब स्लीप पैटर्न में आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी जो आपने इनमें से कुछ सवाल पूछे थे मेरे से। ठीक है। क्वालिटी, क्वांटिटी, पिलोज, अगर ये ऑर्थोपनिया होगा, पीएनडी हो गया। ठीक है। उसके बाद नेजल ब्लॉकेट, ये आपकी मास्क वेंटिलेशन से रिलेटेड होगा, स्नोरिंग भी उसी रेफरेंस से, और या फिर एपनिया है। उसके बाद ईटिंग ड्रिंकिंग पैटर्न से आपको पता चलेगा कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। ठीक है। तो ये आप उनको इन इन क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आप याद कर लो कि वहां पर कोई भी पेशेंट है, कोई भी केस है, आपने बाकी सवाल पूछने ही पूछने हैं। ठीक है। अगर आप ये तो मैंने वैसे लिखा हुआ है, आप इनको अपने हिसाब से चेंज करके, ऐसे कि जिसमें सारे, यानी कि लिवर को रूल आउट कर लिया, किडनी को रूल आउट कर लिया, ब्रेन को रूल आउट कर लिया, हार्ट को आपने देख लिया, अगर कोई पेन है तो पेन का कैरेक्टर, ठीक है, कि सिविरिटी क्या है, रेडिएशन क्या है, एग्रेवेटिंग रिलेविंग फैक्टर क्या है, उसकी एसोसिएटेड चीजें क्या हैं। तो आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में मेरे से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा। ठीक है। आपने पूछना था कि कफ होती है, कफ के साथ बलगम होता है या नहीं, ये चीजें मैंडेटरी हैं ये क्वेश्चन ना। तो इसी तरीके से देखो, कफ है, स्पूटम, हेमोप्टिसिस, नाइट फीवर। ठीक है। नाइट कफ और लो ग्रेड फीवर, अगर आप फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि इस पेशेंट को यही इसी की वजह से हुआ हो, लिवर फेलियर फॉर एग्जांपल। ठीक है। आमतौर पे इसमें एक्यूट पिक्चर होगी, लेकिन बहरहाल आपने रूल आउट करना है ना, तो आप रूल आउट में सारी चीजें पूछेंगे। आपने मेरे से स्वेलिंग पूछी थी, लेकिन उसको टू द पॉइंट आपने नहीं पूछा था। सैक्रल एडिमा के बारे में आपने नहीं पूछा था स्पेसिफिकली। अच्छा, जीआईटी सिम्टम में नोजिया, वोमिटिंग, जॉइंडस, डायरिया, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, रिगर्जिटेशन, इसके अंदर होने के चांसेस होंगे। ठीक है। हेमाटोमेसिस, मेलिना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, टेनिसमस, हेमराइड्स, वेट लॉस, ओरल इनटेक, ये बेसिकली ये मैंने जस्ट एक उनको एक समरी सी बनाने की कोशिश की है। आप इनको डिफरेंट लॉन्ग केसेस के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन, यहाँ पे किसी ने एक और भी फाइल भेजी थी, उस फाइल को भी देख लेते हैं यहाँ पे। अ, एक मिनट। ये ये किसी ने भेजी हुई थी और ये रखी हुई है, मैंने खुद भी नहीं कभी देखी, आप इनको इसको देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन बताने का सर मकसद ये है कि, इसमें तो, सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें ना जी सर जी, इस तरह के सवाल हैं कि हमने डायग्नोज तो नहीं करना ना। अब ये हम्म। डायबिटीज वाले आप जरा ऊपर लेके जाएं। हाँ हम तो यार, वो असल डायबिटीज में ना में ये कंसर्न है कि मैंने नहीं, कंप्लाइंस कैसी है उसकी, कोई एग्जैक्टली ऑटोनॉमिक यू आर न्यूरोपैथी एब्सोल्युटली है। राइट।
यू आर एब्सोल्युटली सर। राइट, लेकिन असल में चक्कर ये होता है कि देखो वहां पर ना, आपके पास अव्वल तो बात ये है कि देखो अभी भी करने के बावजूद 10 मिनट हो गए थे हिस्ट्री के ना, तो आपके पास मैक्सिमम 15 मिनट हैं जिसके अंदर आपने हिस्ट्री 20 से, अब मुझे नहीं पता आजकल कितना टाइम दे रहे हैं, लेकिन 20 से 25 मिनट में आपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दोनों काम करने हैं 25 मिनट में, ठीक है। और उसके अंदर आपको मैंने बताया ना कि आपको आपकी ये होना चाहिए एम, कि आप जो हैं वो इस पेशेंट के अंदर ये जो फाइल है ना, एक मिनट रुको, ये वाला आपकी इसके अंदर आपके दिमाग के अंदर ना ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। एवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, कि हर में आपने देख लें इसमें कार्डिक रिस्क क्या है, इसमें इंट्यूबेशन में क्या प्रॉब्लम होगी, इसमें मसल रिलैक्सेंट में क्या प्रॉब्लम होगी, इसके अंदर आपकी जो है पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन का रिस्क तो नहीं हो सकता, एनकेफलोपैथी हो सकती है, तो ठीक है ना। तो आपने फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेडिकल कंडीशन, इसमें आपको आपने नहीं बोला, मैं उस वक्त मेरे भी दिमाग में नहीं आया, आपने लिवर फेलियर के को कैसे आपने करना होता है चाइल्ड क्वांटिफाई, पग। चाइल्ड पक्स, ठीक है। तो आपकी ने अपनी जब स्टेटमेंट आप दे रहे हैं ना, तो आप बताएंगे चाइल्ड पक्स ए में है या बी में है या सी में, ठीक है। और साथ आप बोलें कि अगर ये सी में है तो मैं इसको बी में लेके आने की कोशिश करूंगा, मैं इसकी एल्ब्यूमिन को करेक्ट कर सकता हूँ, मैं साइटिस स्टेप कर सकता हूँ, मैं जो है वो इसकी जो क्या उसको कहते हैं कोagulation अगर है तो उसको एफएफपीज के जरिए या पीपी क्या नाम है उसका, पीसीसीज के जरिए मैं उसका करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे उसको सी को बी में कर देंगे, अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे ताकि वो उसको एनकेफ्लोपैथी में होने के चांसेस कम हो, अगर उसकी कॉन्स्टिपेशन है तो उसको लैक्टोलेस देंगे। मतलब यानी कि ये जो लफ्ज है ना, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेडिकल कंडीशन, ये हर के अंदर आएगा कुछ ना कुछ। एस्थमा है या सीओपीडी है या हार्ट फेलियर है, वट एवर डिजीज, जो भी डिजीज है उसमें कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन होगी, ठीक है। उसके बाद एंटिसिपेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, तो ये आप ये अगर आप याद कर लो ना, और आप वहां पर जब लॉन्ग केस में इवन यही अल्फाज आप टेबल वाइवे के अंदर भी अपने दिमाग में रख के बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप इन चीजों को इनको आप जेहन में रख लो कि आपकी तरतीब ये हो, वहां पर बता रहे हो ना जो आप, तो इनमें से जो जो चीजें फिट होती जा रही हैं वो हर के अंदर फिट करते जाओ। जैसे इसी के अंदर आप करें तो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम बात कर लें, एंटिसिपेशन, एस्पिरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इनकेफ्लोपैथी हो सकती है पोस्ट ऑपरेटिवली, वेंटिलेशन, उठे ना मरीज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आपकी जो एनेस्थीसिया के ऑल स्टेप्स हैं, इसके अंदर ब्लीडिंग का रिस्क है तो आपने आईवी लाइंस, आर्टीरियल लाइन, सेंट्रल लाइन, कोई ब्लॉक वो आपने ध्यान से लगाने, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसी मेडिकेशन नहीं देनी जो लिवर में मेटाबोलाइज हो, ठीक है। फ्लूइड आपने इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस, जो जो एंटिसिपेटेड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उस हिसाब से आपने देना है, वो ओवरलोड में हो सकता है पेशेंट, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से मसल रिलैक्सेंट कौन सा देना है, एनाल्जीसिया कौन सा देना है, फ्लूइड कौन सा देना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। होम्योस्टैटिक कंडीशंस, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड, एसिड बेस बैलेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, यानी कि होम्योस्टैटिक कंडीशंस आपने कैसे मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो अगर आप ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन पॉइंट्स को आप हर लॉन्ग केस में या टेबल वाइवे के अंदर फिट कर दो। जब आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन ले ली ना, तो आप इन 5-6 चीजों में आप फिट कर लो, और आप पहले से प्रिपेयर हो जाओगे कि वहां पर आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि इसको जीए देना है तो कैसे देना है, इसको स्पाइनल देना है तो कैसे देना है, इसको एपिड्यूरल लगाना है तो कैसे लगाना है, कोई भी केस में, ठीक है। तो ये आपकी होंगी चीजें, ठीक है। तो और सर्जरी के रेफरेंस से ये पॉइंट्स हैं, अर्जेंसी, सर्जिकल रिस्क, ब्लीडिंग रिस्क, हर पेशेंट की पोजीशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, यूजुअल ड्यूरेशन, उसके बाद लेवल ऑफ इंसिजन के जहाँ वहाँ पे आपकी पेन क्या है, कोई भी एक सर्जरी अगर है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी आपको लॉन्ग केस में शुरू में ही पता चल जाए, ठीक है। अगर वो आपसे आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे ही फोकस करो, अगर उसको नहीं पता ना सर्जरी का, तो इस पे ये इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि कई दफ़ा मतलब मेरा एक लॉन्ग केस था, उसमें टाइट माइट्रल स्टीनोसिस था, ठीक है। और वो पेशेंट को उन्होंने मेरे से एएसए स्टेटस पूछा था और कहा कि इस पेशेंट की इमरजेंसी अपेंडिसेक्टमी उन्होंने करवाई थी। ये यंग लड़का था, मेरे ख्याल 25-30 साल उसकी उम्र होगी, और उसको क्रिटिकल माइट्रल स्टीनोसिस था उसको, और उसकी सर्जरी होनी होगी शायद, वो उसको वार्ड से लेकर आए हुए होंगे वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था कि इसका एएसए स्टेटस क्या है, तो मैंने बताया कि 4E होगा अगर अपेंडिसेक्टमी हो रही है।
तो इस तरीके से वो आपकी ना, ये आपको एस स्टेटस जरूर बोलना है आपको, उसकी रीनल रिस्क, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, यानी कि आप उसका जो है ना वो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लास का नाम ले लें, कैनेडियन क्लास का नाम ले लें, इसके अंदर रीनल रिस्क फैक्टर बोल दें, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर बोल दें। जैसे स्मोकिंग है ना, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई इसमें स्मोकिंग है तो इट्स अ पल्मोनरी रिस्क फैक्टर। लो एल्ब्यूमिन है, वो भी एक पल्मोनरी रिस्क फैक्टर है। ठीक है हसाम। जी सर। जी। जी जीशान। हाँ आप कोई कमेंट करो और कोई चीज। चीजों को ना देखो जनरलाइज करके ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप चीजों को जनरलाइज कर लो ना कि वहां पर कॉमन अप्रोच क्या है, तो कॉमन अप्रोच जो है वो याद कर लो। और वहां पर जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो एक है, दो है, तीन है, जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना कि वो तीन कंप्लेन है, तो आपस में को रिलेटेड है ना। एम राइट? देखो ना, अगर फॉर सर एग्जांपल बिल्कुल, असल में सर ये बड़ा अच्छा सेशन हो गया। असल में सर शॉक शायद वो उधर से ही ना, वो बाउंसर शुरू में ये था कि 4-5 कंप्लेन्स आ गई, सर्जरी का एग्जैक्टली पता नहीं चला, तो वहां ये से ही यही सारा ना ये सीक्वेंस रियल हिल गया टाइम, था। ये मैं सर आपको बताऊं, ये रियल टाइम ऐसा ही होता है। आपका क्या सर ख्याल है कि वहां पर वो आप एंटर होगे तो वो आपको बताएंगे कि ये ये सर्जरी होनी है और ये मरीज है? ये तो आपको अंदाजा खुद सर खुद अंदाजा लगाना है। लेकिन सर इस सर क्लिनिक में इसमें था। इसमें सर वहां पे, सर सॉरी आपकी बात काटूं सर, इसमें वहां पे इशू एक ये, मतलब जो मुझे इशू इसमें ये है कि अभी जैसे कि ये 4 कंप्लेन्स उस टाइम हम सुन लेते हैं, लेकिन हम फौरन तो इस पे नहीं चले जाते कि अच्छा इसको लिवर का मसला है। हम फौरन तो इस पे डायरेक्ट नहीं जा सकते ना कि अगर उसको एसआईटीज हमें, फिर भी सर इन चारों को अलग अलग डिसर्न तो करना है ना सर, कि अलग बिल्कुल अलग, करना है, तो उस पे टाइम बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं लग करना है, जाएगा सर लेकिन कि हम चार लेकिन आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है ना। देखो यही तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल आप ये सोचो ना, आप एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो या आप ऑपरेशन थिएटर से पहले आप जाके कितनी देर में आप मरीज को एवेलुएट करते हैं? इतनी देर लगाते हैं? समझ आई? सर लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीजें थी कि जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, मेरे ख्याल से उसको सर ने अच्छा एलेबोरेट करने की कोशिश की कि कार्डियक कॉज है, रेस्पिरेटरी कॉज है, या एनीमिया की वजह से है, या बिल्कुल ठीक एसाइटिस है। की वजह से, तो वो अच्छा था। हाँ नहीं, मतलब बताने का देखो, मेरी बाकी बात सुनो, वहाँ होता सर ये है कि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है। अब आपको डेफिनेटली एग्जाम पेशेंट तो आपको बहुत घुमाएगा। तो अगर आप सर। पेशेंट के सिम्टम से आगे जाएंगे ना तो आप फंस जाएंगे। ठीक है? क्योंकि वो तो आपको डिस्ट्रैक्टिंग बातें बताएगा। मैंने तो अभी बहुत कम डिस्ट्रैक्ट किया वहां पे, रियल टाइम तो मरीज आपके साथ कुछ भी कर सकता है। मरीज तो बादशाह है ना। या एक और सर आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है कि वो उन्होंने डमी मरीज बिठाए होते हैं, वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो उनको उन्होंने सिखाया होता है वो भी गलत, आधी बातें वो भूल जाते हैं। तो आप तो उनको चैलेंज नहीं कर सकते ना। तो आपने, उसका एक ही हल है कि वहां पर जो भी मरीज आ गया तुमको क्वेश्चंस याद होने चाहिए, और तुम वो क्वेश्चन तोते की तरह वहां टेप रिकॉर्डर की तरह वो सारे सवाल पूछ लो। तुमको नजर भी आ रहा है ना इसमें नहीं होगा तो भी सवाल पूछ लो, ताकि आपकी वहां एग्जामिनर के सामने हुज्जत हो जाए। इसी तरीके से एग्जामिनेशन भी, मेरा मशवरा ये है कि आप हाथ से शुरू करो एग्जामिनेशन के लिए भी। जो एक छोटी सी फाइल है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब इसी के अंदर ही है बेसिकली। ये देखो, इसके अंदर ना आप एक तरफ से शुरू कर लो। ठीक है? आपने हाथों को रब किया और आपने शेक हैंड किया, और वहां से फिर आप शुरू कर दें। हाथों में जो फाइंडिंग है, पेलर है, स्वेटिंग है, ट्रेमर्स है, साइज, शेप, टेम्परेचर, ग्रिप, कॉन्ट्रैक्चर, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, पामर एरिथीमा। ठीक है? आप उसके बाद आपने रेडियल पल्स देखी, दूसरी साइड की रेडियल पल्स देखें, ब्रेकियल पल्स देखें, फेमर, उसी वक्त आप पल्सेस को देख लें। ठीक है? और आप फिर उसके बाद ऊपर आ जाएं। साथ ही आप ये, अगर आपको लगता है कि आप आर्टीरियल लाइन डालना होगा उस केस में, तो आप वहां पे ड्रामा शो कर दें, वो एलन्स टेस्ट भी उसी वक्त कर दें। ठीक है? उसके बाद स्किन टर्गर आपने देख लिया। उसके बाद आपने वो कलर अपने हाथों से उसकी दूसरे हाथों को कंपैरिजन करके देख लिया कि एनीमिया है या है। उसके बाद आप, यानी कि बेसिकली आप अगर हाथों से ऊपर की तरफ चाहोगे ना तो आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाएगा और टाइम बचेगा। इसी तरीके से जब आप नेक पे पहुंचे हो तो आप वहीं पे वो आपने कर लिए आपकी जो जो क्या उसको कहते हैं, लिम्फ नोड्स। ठीक है? और उसके बाद आप मुंह में आए हो तो आप जितने जो जो फाइंडिंग्स आप मुंह में देखना चाहते हो, आप चेहरे पे देखना चाहते हो, क्रेनियल नर्व्स चेक करना चाहते हो, आप उसी वक्त कर लो। ये हर बंदे का अपना तरीका होगा, लेकिन कोशिश करो कि जितना नेचुरल हो। अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिन कर रहे हो और फिर रेस्पिरेटरी से, क्योंकि आपने उनसे कहना है कि जी आइडियली पेशेंट शुड बी एक्सपोज अप टू मिड थाई, लेकिन
शुड आई डू इट? तो वो आपको एग्जामिनर कह देगा, जैसे फीमेल पेशेंट है तो आप फीमेल पेशेंट को आप एक्सपोज तो नहीं करेंगे ना, तो आप बता देंगे बिकॉज ऑफ सोशल इशू आई एम नॉट एक्सपोजिंग द पेशेंट। ठीक है। और आप लोगों का वाइवा सर्दी में होगा, तो वहां पे सर्दी का भी जेन में रखना है, तो वो चादर उसको कवर करके रखना है। तो आपने जो फ्रंट से चीजें करनी है वो आप पहले फ्रंट के गो में कर लो, जो आपने बिठा के करनी है वो एक ही दफा में बिठा के कर लो। ठीक है। यानी कि जब आप फ्रंट से कर रहे हो तो एब्डोमेन और थोरेक्स का आप सामने से फ्रंट से जो जो चीज़ें पैल्पेशन एग्जामिनेशन में जो जो चीज़ें करनी है ना, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, जो आपने करनी है वो फ्रंट से आप एक पहले कर लो, बैक से जो आपने चीज़ें देखनी है वो आप बैक से कर लो। तो वहां पर आपका अगर आपने स्पाइनल का कोई आ रहा है या सैक्रल एडीमा का है, वो आप स्पाइन को जब एग्जामिन करो तो वो सारी चीज़ें देख लो। बैक से जो आपने जो जो भी आपने ठक ठक करना है, जो भी परकशन करनी है और ऑस्कल्टेशन करनी है वो आप बैक से कर लो, तो आपका टाइम भी बचेगा एंड इट विल लुक नेचुरल। उसी में जब आप अपर लिम में ही कर रहे हैं तो आप एक एक रिफ्लेक्स वहां पे कर लिया, एक जब लोअर लिम में आए तो आप एक एक रिफ्लेक्स जो है आप लोअर लिम में कर लें। ये एक तरीका है, क्योंकि आपको नजर आ जाएगा कि इसके अंदर नहीं है तो हायर हायर मेंटल फंक्शन, सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम और रिफ्लेक्सेस। ठीक है। ये आपका सीएनएस है एब्डोमेन के अंदर जो है, वो आपने पैल्पेशन से क्या आपको पता चलता है पता नहीं, मुझे तो आज तक जिंदगी में मेरे से तो कभी पैल्पेट कुछ नहीं हुआ। 20 साल एमबीबीएस के बाद 20 साल गुजर गए इसी तरीके से, मुझे तो आज तक कभी मुझे तो कोरिलेशन ही नहीं होती थी वो सांस के साथ, किस तरह वो तैरना है अपने अपने हाथों से, बड़ा ही मुश्किल काम है भाई, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आप इस पे परेशान ना होना, इसको सर पे ना सवार करना। ठीक है। वहां पर आप सिर्फ ये है कि पेशेंट आ ना करे, ऊ अगर पेशेंट ने आ कर दिया ना तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। तो आप यू जस्ट ट्राई टू बी वेरी पोलाइट एंड वेरी हम्बल, और उसको पहले ही कहें कि अगर आपको किसी भी कोई भी मसला हो तो आपने मुझे फौरन बता देना है। ठीक है। आपने टेम्परेचर का ये मैं आपको बताया कि रफा अपने हाथों को रब करके आपने हाथ लगाना है। ठीक है। तो ये वहां पर, लेकिन इसमें टाइम ना जाया करना, ये ना हो कि अब आप इस चीज के पीछे आप अपना टाइम जाया कर दें। ठीक है। जी हसाम, एनीथिंग एल्स? सर मेरे ख्याल से काफी अच्छा सेशन हो गया। काफी चीजें हैं जो हम थोड़े और तरह से देख रहे थे, वो हॉराइजन ब्रॉड हुआ। हाँ, और तो अच्छा देखो फिर एक और सर बात ये इंशाल्लाह। कि कार्डिक है फॉर एग्जांपल, तो आपने जैसे एको है, एको की फाइंडिंग है, या जब आप जब उसने आपने उसे एक्सरसाइज टॉलरेंस पूछ रहे हैं ना, तो उसमें आप उसी वक्त असेस कर लें चेस्ट पेन है या कफ है, या उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो रही है। ठीक है। ताकि आपको आपने उसको क्वांटिफाई कर दिया न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन या कैनेडियन क्लास के अंदर। ठीक है। और एक कैटेगरी वो होगी कि जिसके अंदर आप पेशेंट का फिजिकल एक्टिविटी को असेस नहीं कर सकते, वो कह रहा है कि मेरे तो घुटनों में पेन है। ठीक है। तो उस सूरत में आप ये कहेंगे कि वी कैन नॉट आई कैन नॉट असेस द फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट। इन दैट केस यू नीड इन्वेसिव मॉनिटर, इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, मतलब लाइक कि उसमें आपको स्ट्रेस एको या आपको स्ट्रेस थैलियम चाहिए होगा। ठीक है। क्योंकि उस सूरत में आप उसको कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग भी नहीं कर सकते, उसको एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी नहीं कर सकते, तो उसमें आपके पास स्ट्रेस टेस्टिंग का ही जिक्र आएगा, स्ट्रेस थैलियम या स्ट्रेस एको। ठीक है। तो और फिर उसके बाद आप उसको ईसीजी, एको, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी एको चेस्ट एक्सरे, उसके साथ आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को उसके साथ को रिलेट कर लोगे। अगर कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम की फाइंडिंग है तो आपने उसको फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको वीज नजर आई या क्रेपिटेशन नजर आया या कोई एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर आया, उसको कोई आपको एम्फाइसीमेटस लगा या उसकी स्मोकिंग हिस्ट्री है, अब आप उसको कोरिलेट करेंगे किस तरीके से, कुछ फाइंडिंग आपको एक्सरे में मिलेंगी, कुछ फाइंडर आपको ईसीजी में मिल सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पायरोमेट्री की फाइंडिंग पे जाना होगा कि भाई स्पायरोमेट्री में इसका FE1 कैसा है, FVC कैसा है। ठीक है। और उसके बाद अगले स्टेप में आप ABGs की तरफ चले जाएंगे, अगर वो कोई बेड साइड टेस्ट देखना चाह रहे हैं तो वही चीज पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट हो जाएगा, तो उससे आपको पता चलेगा। और उसके बाद जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन है वो तो प्रैक्टिकली कोई भी नहीं करता ना वो उसकी क्या उसको कहते हैं जो फ्लो रेजिडुअल वॉल्यूम लूप वॉल्यूम। कर्व सर। हाँ। और उसके बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन का है तो वो फ्लो वॉल्यूम लूप्स जो है। ठीक है ना।
तो तरतीब रखोगे तो आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से रीनल है, तो रीनल सिस्टम में आपको कोई हिमाचूरिया का मिल रहा है, या आपको कोई स्वेलिंग लग रही है, आपको कोई प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो आपने सीबी, जो सिंपल यूरिन आरई अल्ट्रासाउंड, ठीक है, और उसके बाद जीएफआर, और उसके बाद जो है वो आपकी जो मतलब लाइक के जो उसकी ब्लड के इंडिसेस, सॉरी, जो यूरिनरी इंडिसेस होते हैं उनको आप थोड़ा डिटेल में हो सकता है, या वो क्रेटिनिन आ जाएगा, या उसके बाद जो आपकी जो किडनी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है। तो इस तरह तरतीब, अगर लिवर का भी इसी तरीके से है कि लिवर का आपने दो तीन फंक्शन आपने देख लिए, एक आपने देख लिया उसका हेपेटोसेलुलर डैमेज, तो हेपेटोसेलुलर डैमेज अगर इंजरी हो रही है ना, तो उस वक्त एएलटी एएसटी बढ़ेगा। लेकिन अगर वो एंड स्टेज लिवर डिजीज हो गई है तो एंजाइम खत्म हो जाएंगे, एक्चुअली तो एंजाइम नॉर्मल हो जाएंगे। उस सूरत में आपका एल्बुमिन और पीटीआईएनआर, ठीक है, और बिलिरुबिन, और एएलटी एएसटी जो है वो, एएसटी जो है वो, और एक गैमा जीटी भी होता है, वो अल्कोहलिज्म में गैमा जीटी होता है। और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडस वाला एलिमेंट है तो उसके अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज होगा। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह तरतीब आप रखोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। एनीमिया है तो एनीमिया के कॉज की तरफ आप जाएंगे कि एनीमिया क्यों हो रहा है, एनीमिया ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, एनीमिया बोथ मैरो की वजह से हो रहा है, एनीमिया जो है वो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो रहा है। तो क्योंकि मेरा एक दफा मैं एनीमिया का केस भुगत चुका हूँ मैं, ठीक है ना। मेरा 3 दफा मैंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनमें से एक दफा मेरा था प्रेग्नेंट पेशेंट विद सीए एसोफेगस फॉर मतलब विद एनीमिया फॉर एसोफेजेक्टमी, ये पेशेंट थे। तो चलो ठीक है यार, थैंक यू, आप लोगों के आने का शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर आप शाम फिर कोऑर्डिनेट कर लेना। और देखो, सर। चीज़ों को सर पे ना सवार करो, बी कॉन्फिडेंट और भी नेचुरल, ठीक है। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजों को आसान रखो। और वो यानी कि वो चीज के देखो आपको भूले ना। अगर आप बहुत 10 चीजें याद करने की कोशिश करोगे ना तो वो आपको भूल जाएंगी। तो उतनी चीजें याद रखो, या इतना ही चीजों पे गौर करो कि जितनी चीजें आप वहां पे प्रैक्टिकली कर सकते हो। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जनरलाइज करो चीजों को। वहां पे लॉन्ग केस के अंदर आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि मैंने वहां पे कौन से सवाल पूछने ही पूछने हैं। वो आप किसी भी सोर्स से हेल्प लेके आप अपने खुद एक बना लो। उसका कोई निमोनिक बनाना है निमोनिक बना लो, जो मर्जी करना है कर लो, लेकिन वो उनका पहले से तरतीब हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत सर शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट इंशाल्लाह। सर, थैंक यू, ओके बहुत ओके, शुक्रिया वेलकम। सलाम। सर।